स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इंटर हेलोजन कंपाउंड्स के बारे में, है ना। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इंटर हेलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं, वो किस तरीके से फॉर्म होते हैं ना, और इनका स्ट्रक्चर भी जानेंगे हम इनके बारे में, इनका हाइब्रिडाइजेशन को भी हम डिटरमाइन करेंगे हम। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इंटर हेलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं ना। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब दो कंपाउंड्स क्या होते हैं, जब दोनों हेलोजन एक दूसरे से क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं, तो हम उसको बोलते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इसका जो डेफिनेशन है वो है कंपाउंड्स formed by the combination of two different हेलोजन्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमको क्या करना है, इंटर हेलोजन कंपाउंड से जो फॉर्म हो रहा है, तो हमने बोला कि कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट हेलोजन। यहाँ पर आपको दिखेगा कि दो हेलोजन रहेंगे जो एक दूसरे से क्या करेंगे, अटैच रहेंगे, है ना। जब दो हेलोजन एक दूसरे से अटैच होंगे और जो कंपाउंड फॉर्म होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स बोलेंगे। अब आपको पता है कि ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स होते हैं, है ना, जो हेलोजन क्या होते हैं, ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम एक्स के थ्रू डिनोट करेंगे, है ना। क्या क्या हो सकते हो, फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है और आयोडीन होता है। एस्टाटीन को हम नहीं लेते क्योंकि वो क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है। तो यहाँ पर हम ये जो एलिमेंट्स रहेंगे इनको इनके थ्रू जो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है ये हम देखेंगे। ठीक है, तो ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, उनको हम बोलते हैं हेलोजन्स, है ना। अब आपको एक नॉर्मल हेलोजन की बात बताऊं मैं, तो ये जो क्लोरीन होता है ना, क्लोरीन जो होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे सबसे पहले हम, तो हमको पता चलेगा कि कितने अदर हेलोजन को अपने साथ अटैच कर सकता है। मतलब एक हेलोजन अपने साथ कितने हेलोजन को अटैच कर सकता है वो हमको यहाँ पर पता चलेगा। देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5। ठीक है, अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि क्लोरीन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है ना, 7 इलेक्ट्रॉन्स है। ये तो इसका 3s ऑर्बिटल है और ये है 3p ऑर्बिटल। कौन सा है, 3p। अब आपको 3s और 3p दिख रहा है, अभी 3d ऑर्बिटल भी है इसके पास, बट 3d ऑर्बिटल में क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, 3s, ये 3p है और ये हमारे पास है 3d। 3s में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 3p में कितने हैं, 5 है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अभी इसके पास कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, आपको एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से दिख रहा होगा। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से दिख रहा, मतलब कि ये जनरल स्टेट है इसका या ग्राउंड स्टेट है, जो भी बोलेंगे आप। तो जनरल स्टेट में कितना अनपेयर्ड दिख रहा है आपको, एक अनपेयर्ड दिख रहा है। मतलब ये क्या करेगा, अपने साथ एक अदर एटम को या एक अदर हेलोजन को और अटैच कर सकता है। कितना अटैच करेगा, एक हेलोजन। मतलब ये एक्स टाइप का हेलोजन है ना, ये एक्स हेलोजन होगा और एक्स डैश जो है वो क्या है, दूसरा हेलोजन है। मतलब ये एक हेलोजन को अपने साथ और अटैच कर सकता है ना। अब इन दोनों हेलोजन्स जो रहेंगे ये आपस में क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, है ना। अब इसकी ग्राउंड स्टेट के बाद हम देखेंगे एक्साइटेड स्टेट। मतलब जब हमने क्लोरीन को थोड़ा एनर्जी प्रोवाइड किया तो क्या होगा, इसका ये जो इलेक्ट्रॉन्स होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स निकल के कहाँ पर चले जाएगा, ये वाला जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा वो निकल के यहाँ पर चले जाएगा। तो देखो क्या होगा, ये एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट है इसका। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, 3p का जो एक ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो निकल के कहाँ चले जाएगा, 3d में चले जाएगा। तो देखो 1 2 3 4, ये वाला इलेक्ट्रॉन्स था, ये निकल के यहाँ पर चले गया। तो d में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। कौन से इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1। ठीक है, अब देखो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 और 3, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास। तो 3 हेलोजन को अटैच कर सकता है, मतलब ये एक्स डेज 3, मतलब 3 हेलोजन को अपने साथ और अटैच कर सकता है ना। अब इसको थोड़ी ज्यादा और एनर्जी दे दी हमने, तो क्या होगा, ये एक्साइटेड स्टेट सेकंड में चले जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन्स निकल के कहाँ चले जाएगा, इस वाले ऑर्बिटल में चले जाएगा। तो देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और यहाँ पर जो होंगे, अब तो सिर्फ क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन्स जो ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा ये भी निकल के कहाँ चले जाएगा, यहाँ पर चले जाएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे डी ऑर्बिटल में, 1 2 3, है ना। अब यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो था ही सही और यहाँ पर भी चले गए, ये वाला इलेक्ट्रॉन से निकल के यहाँ चले गया। देखो तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन से दिख रहे होंगे आगे। मतलब यहाँ पर 5 हेलोजन अटैच हो सकते हैं।
कितने हेलोजन अटैच हो सकते हैं? 5 हेलोजन। ये दोनों जो हेलोजन से होंगे वो डिफरेंट हेलोजन है, इसलिए मैं एक हेलोजन को तो एक्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और दूसरे हेलोजन को एक्स डैश के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और यहाँ पर भी एक्स और x3 है और ये इस टाइप से x5, क्योंकि इसके पास क्या है 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। ऐसा भी हो सकता है कि आप इसको थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी दें तो ये वाला इलेक्ट्रॉन्स निकल के कहाँ चले जाएगा, ये इस ऑर्बिटल में चले जाएगा। ठीक है, तो कितने अनपेयर्ड हो गए देखो इसके पास, एक्साइटेड स्टेट 3। आपने थोड़ी ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करी तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन्स निकल के कहाँ चले जाएगा, यहाँ चले जाएगा। और कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं आपको इसके पास? टोटल जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का जो संख्या है वो कितनी है, यहाँ पर चले जाएगा। कितनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे होंगे आपको? 1 2 3 4 5 6 7, मतलब इसके साथ 7 हेलोजन्स अटैच हो सकते हैं। कितने हेलोजन अटैच हो सकते हैं? 7। और आपको यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि जब एक्स डैश से अटैच होगा, मतलब यहाँ पर जब हेलोजन अटैच होगा तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3। क्या होगा? s और p3। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? जब ये कंपाउंड फॉर्म होगा तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3 होगा। अब यदि आपके पास x3 कंपाउंड होगा तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? 1, देखो sp3d। कौन सा होगा? sp3d। ठीक है, और यदि आपके पास x5 कंपाउंड फॉर्म होगा तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3d2। कौन सा होगा? sp3d2। ठीक है, और यदि आपके पास x7 कंपाउंड फॉर्म होगा तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3d3। कौन सा होगा? sp3d3। तो ये इनका हाइब्रिडाइजेशन होगा। मतलब जब आपके पास ये कंपाउंड फॉर्म हो रहा है x डैश तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और x डैश 3 कंपाउंड फॉर्म हो रहा है तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा, और x डैश 5 हो रहा है तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और x डैश 7 होगा तो sp3d3 कंपाउंड फॉर्म हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, तो अब ये कंपाउंड्स का अपन स्ट्रक्चर भी जानेंगे यहाँ पर। ठीक है, मतलब यहाँ पर x डैश फॉर्म हो सकता है, x3 डैश फॉर्म हो सकता है, x डैश 5 और x डैश 7 टाइप का कंपाउंड्स फॉर्म हो सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला जो कंपाउंड है वो है x डैश। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये वाला जो x होगा, जो भी सेंटर में x होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा आपको लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से सेंटर में रखना है, और जो उसके आसपास जो एलिमेंट्स होंगे वो कौन से रखना है आपको? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को आपको बीच में रखना है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को कहाँ रखना है? उसके आसपास रखना है। देखो यहाँ पर मैं बनाऊंगा तो आपको क्लियर समझ में आएगा। पहला जो कंपाउंड मैं बना रहा हूँ वो है x डैश। कौन सा है? x डैश। अब जब आप x डैश कंपाउंड्स फॉर्म कर रहे हैं तो देखो यहाँ पर आप रखे क्लोरीन। ठीक है, यहाँ पर क्लोरीन है और ये क्या हमारे पास? आयोडीन है। क्या है? आयोडीन है। अब देखो आयोडीन के पास, आयोडीन को आप रख रहे बीच में, वैसे तो यहाँ पर 2 ही एलिमेंट्स है तो आपको क्लियर दिख रहा होगा कि आयोडीन हमारा जो होगा उसको आपने रखा बीच में। अब आयोडीन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7। आपको पता है कि आउटर सेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक ये रहा 7। टोटल 7 इलेक्ट्रॉन से ये 3 लोन पेयर होंगे, आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर, है ना। अब ये लोन पेयर है, 3 तो लोन पेयर होगा और एक बॉन्ड पेयर होगा। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पर? sp3। कौन सा है? sp3। और आपने यहाँ पर भी देख चुके आप। तो ये x डैश होगा, इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा हमारे पास? आपको स्ट्रक्चर क्लियर दिख रहा होगा कि कैसा होगा? लीनियर होगा। होना कैसा चाहिए? जनरली जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो होना टेट्राहेड्रल चाहिए, बट यहाँ पर लोन पेयर की प्रेजेंस के कारण इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? लीनियर होता है। कैसा होता है? लीनियर स्ट्रक्चर होना, है ना। तो आप ऐसा नहीं करें कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन ले रहे तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री नहीं होगी क्योंकि वसेपर थ्योरी के अकॉर्डिंग इसके ऊपर क्या है? आयोडीन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है, और लोन पेयर की प्रेजेंस के कारण इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा? लीनियर होगा। ठीक है, अब दूसरा ले लेते हैं अपन, कौन सा? x डैश 3। क्या लेंगे हम? x डैश 3। तो मैंने जो बोला आपको उसी रूल को फॉलो करें आप। जो x होगा वो आपको क्या रखना है? लेस रखना, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को बीच में रखना आपको, है ना। जैसे कि मैं यहाँ ले लेता हूँ क्लोरीन। क्या लिया मैंने? क्लोरीन। और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ क्या? देखो क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? आपको पता है कि 7 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, ये रहा हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन्स, और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास, और ये रहा हमारे पास तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। ठीक है, और फ्लोरीन को आप अटैच कर दीजिए। देखो यहाँ पर फ्लोरीन तीनों हम कहाँ पर अटैच करने हैं? इसके अराउंड अटैच कर रहे हैं, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस है। तो आपको क्लोरीन को बीच में रखना है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को हमेशा जितनी भी स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे उसमें बीच में रखना आपको। तो यहाँ पर क्या करेगा? यहाँ पर एक बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, यहाँ पर भी एक बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, और यहाँ पर भी एक बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। ये दोनों आपके पास लोन पेयर बच गए।
बच गए या नहीं बच गए। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा जनरली होना कैसा चाहिए। अब आपको देखो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन देखें आप, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3d। कौन सा होगा, sp3d। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें हम तो कौन सा होगा, sp3d। और ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो आप, 1 2 3, 3 तो बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है, टोटल हमारा आ रहा है 5। तो 5 आएगा तो हम क्या लिखते हैं, sp3d। ऐसे भी काउंट कर सकते हैं और इस टाइप से भी आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो आपको स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा होगा, आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा होगा वो दिख रहा है यहाँ पर टी शेप। कैसा दिख रहा है, टी शेप। होना कैसा चाहिए, जनरली हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होना चाहिए। बट ये ज्योमेट्री नहीं होता इसका, क्यों नहीं होता है, खाली यहाँ पर लोन पेयर की प्रेजेंस के कारण जो इसका ओरिजिनल ज्योमेट्री होता है वो कैसा होता है, टी शेप्ड होता है। ठीक है, टी शेप्ड होगा, ये वाली ज्योमेट्री नहीं होगी। आपको याद रखना है कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर है और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होता है। वसेपल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इसका शेप होगा वो टी शेप होगा। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने दो कंपाउंड्स देखे हैं, एक जो स्ट्रक्चर है वो लीनियर होगा, है ना। यहाँ पर जो होगा हमारे पास वो लीनियर है, ClI का, है ना, या ClF भी ले सकते हैं आप। तो Cl और F, तो आपको क्या करना है, बस इतना ध्यान रखना है कि जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हो उसको हमेशा आप बीच में रखें और इसके अराउंड जो एलिमेंट्स होंगे वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, टी शेप्ड होगा और हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो sp3d होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं x5, है ना। यहाँ पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3d2 होगा। ठीक है, तो अगले पेज पर मैं देख लेता हूँ उसको। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट वाला जो क्या होगा हमारे पास, x5। कौन सा होगा, x5। ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन की बात हम करेंगे यहाँ पर, और हाइब्रिडाइजेशन आपको यहाँ पर भी क्लियर दिख चुका होगा कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3d2 होता है ना। जब x कंपाउंड होगा, क्योंकि यहाँ पर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कौन सा होगा, sp3d2, है ना। तो वो भी देखेंगे हम, sp3d2, है ना। अब आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि जो IF5 ले लें हम, क्या ले लें, IF5। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर I को तो बीच में रखना है। ठीक है, हमने I को यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, अब इसके चारों ओर आपको क्या करना है, अब चारों ओर इसके, है ना, तो मैं इस तरह से बना सकता हूँ यहाँ पर कि चारों ओर आप क्या रख देंगे, यहाँ पर फ्लोरीन को अटैच कर दीजिए। ये फ्लोरीन है हमारे पास। ठीक है, और एक फ्लोरीन जो बच रहा है उसको प्लेन के उस साइड रखना है और लोन पेयर को आपको इस साइड रखना है। ठीक है, ये प्लेन में, ये सभी तो क्या है, प्लेन में। आपको पता है कि आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पर इसने खर्च कर दिए। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, 3 इलेक्ट्रॉन्स और बचे। कितने इलेक्ट्रॉन्स, 3। तो लोन पेयर जो होगा वो लोन पेयर क्या रहेगा, प्लेन के अबव रहेगा, ऊपर रहेगा। और एक और फ्लोरीन बचा, आपको पता है 5 फ्लोरीन है, तो एक फ्लोरीन जो होगा प्लेन के उस साइड होगा। ये प्लेन है, लोन पेयर को ऊपर रखना आपको, और अगला जो फ्लोरीन बच रहा है उसको प्लेन के नीचे जोड़ना आपको, है ना। तो मैं एक फ्लोरीन को नीचे जोड़ रहा हूं ना, तो ये फ्लोरीन नीचे होगा और लोन पेयर होगा ऊपर स्ट्रक्चर के, है ना। जनरली अब इसका स्ट्रक्चर होगा कैसा, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होना चाहिए। कैसी होनी चाहिए, ऑक्टाहेड्रल। पर इसका जो ओरिजिनल शेप होता है वसेपल थ्योरी के अकॉर्डिंग वो कैसा है, स्क्वायर पिरामिडल। कैसा होगा, स्क्वायर पिरामिडल। कैसा होगा, स्क्वायर पिरामिडल, है ना। तो ये ज्योमेट्री हमको पता होनी चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन तो आपको पता चल ही रहा है ना, ज्योमेट्री पता होनी चाहिए जनरली। अब अगला ले लेते हैं अपन, कौन सा था अगला हमारे पास, x7। कौन सा है, x7। अब x7 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, आपने देख ही लिया यहाँ पर कि जो x में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp3d3। कौन सा होगा, sp3d3। तो हम अगला जो स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे वो होगा sp3d3। कौन सा होगा, sp3d3। अगला स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो यहाँ पर देखो x7, है ना। अब आप यहाँ पर जो बनाएंगे तो वो कौन सा हो सकता है, IF7। कौन सा हो सकता है, IF7। आप I को बीच में रखें और फ्लोरीन को इसके अराउंड बना दें। तो देखो किस तरीके से बनेगा, I को आपने यहाँ पर रखा। ठीक है, 3 फ्लोरीन आप इस तरीके से अटैच कर दीजिए, 3 फ्लोरीन को आप इस तरीके से अटैच कर दीजिए, और 2 फ्लोरीन को आप इस तरीके से अटैच कर दीजिए। टोटल कितने फ्लोरीन होगा आपके पास, 1 2 3 4 5। ठीक है, इन सभी को तो ज्वाइंट कर दिया हमने। ठीक है, और आपको पता है कि आयोडीन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 1 2 3 4 5, है ना। अब 2 फ्लोरीन और बच रहे आपके पास, तो आप इस फ्लोरीन को यहाँ पर अटैच कर दीजिए और एक फ्लोरीन को आप अटैच कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो ज्योमेट्री होगी, ये जो ज्योमेट्री हमारे पास है ना, इसको थोड़ा सा यहाँ पर अटैच कर देंगे। ठीक है,
और ये जो ज्योमेट्री होगी, ठीक है ना। अब बुक में देखेंगे तो थोड़ा ज्योमेट्री आपको ठीक दिखेगी, ये थोड़ा सा यहाँ से डिस्टर्ब हो चुकी है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा IF7 की, हमने हाइब्रिडाइजेशन की बात तो कर ही ली है, कैसा है sp3d3। अब इसका जो शेप होगा वो हमको याद रखना है कि पेंटागोनल कैसा होगा, बाइपिरामिडल होगा। कैसा होगा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। दिख रहा है आपको यहाँ पर पेंटागोनल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। तो ये आपको याद रहना चाहिए, सभी की ज्योमेट्री आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। या फिर आपको इससे समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा सा ज्योमेट्री यदि डिस्टर्ब हो रहा है तो आप पहले तो इसको बना लीजिए, ठीक है ना, इस टाइप से बना लीजिए। और यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, यहाँ पर तो आयोडीन है ही सही, है ना। अब यहाँ से हमने ये बनाया, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा इस टाइप से सीधी लाइन खींच दीजिए आप, और यहाँ से भी सीधी लाइन खींच दीजिए, और बाकी आप इस तरीके से जोड़ दीजिए, आपका ज्योमेट्री बन जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से बना देंगे आप, ठीक है। ये तो हमारे पास 5 फ्लोरीन हो गए, है ना। यहाँ पर 1 फ्लोरीन, यहाँ पर 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन और 5 फ्लोरीन, है ना। अब 1 फ्लोरीन को यहाँ पर जोड़ दीजिए आप, और दूसरे फ्लोरीन को यहाँ पर जोड़ दीजिए, तो इस तरीके से बन जाएगा, है ना। तो ये कैसा होगा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल होगा। कैसा होगा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। और स्ट्रक्चर की बात करें हम हाइब्रिडाइजेशन की, तो sp3d3 होगा। तो इस तरीके से क्या होगा, XX'H7 फॉर्म हो जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पर जो इंट्रा हेलोजन कंपाउंड्स होंगे वो कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट हेलोजन्स, ये 2 डिफरेंट हेलोजन से फॉर्म होंगे, है ना। और हेलोजन जनरली कितने एटम्स को या कितने हेलोजन को अदर हेलोजन को अटैच कर सकता है वो आपने यहाँ देख लिया। 1 हेलोजन भी अटैच हो सकता है, 3 हेलोजन भी हो सकते, 5 हेलोजन भी अटैच हो सकते हैं, और 7 भी हो सकते हैं ना। तो यहाँ पर 2 हेलोजन और 4 हेलोजन अटैच नहीं होंगे, और 6 हेलोजन भी अटैच नहीं होंगे। तो ये आपको याद रखना है कि 1 3 5 7 कितने हेलोजन को अटैच करेगा, 1 3 5 और 7, ठीक है। अब जब 1 हेलोजन को अटैच करेगा तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3, क्योंकि 1s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है और 3p ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यदि x से x3 फॉर्म होगा तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3d, क्योंकि 1 s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, 3p ऑर्बिटल्स होंगे और 1 d ऑर्बिटल्स होगा, है ना। ऐसे ही x से x' 5 होगा तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3d2। और हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp3d2 हो ही सही, क्योंकि 1 s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, 3p ऑर्बिटल्स है और 2 डी ऑर्बिटल से, है ना। ऐसे ही x7 होगा तो क्या होगा, sp3d3 होगा। तो इस तरीके से sp3 जो होगा x होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा और स्ट्रक्चर लीनियर होगा। x3 होगा तो sp3d होगा और टी शेप होगा, है ना। और अगला जो हमने देखे ये दोनों, यहाँ पर देखें x5 होगा तो sp3d2 होगा, और क्या होगा, IF5 होगा, है ना। क्योंकि आप ऐसे भी कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर 3 बॉन्ड पेयर 4 5 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है, 5 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है। टोटल आंसर आ रहा हमारा 6 आ रहा है, तो क्या होगा, sp3d2 होगा। इस तरीके से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, और आपको यदि इस तरीके से फाइंड आउट करना है तो इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। फिर अगला लास्ट वाला हमने देख ही चुके हैं। तो लास्ट में क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, x और sp3d, और स्ट्रक्चर की बात करें तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल होगा। तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर्स को फॉर्म कर सकते हैं, इन्हें हम बोलते हैं इंट्रा हेलोजन कंपाउंड्स, है ना, ठीक है।